कर जाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आप जैसा। आपने ये लाइनें तो सुनी होगी। और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हमने चालू किया है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू हम क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ्स का सिलेबस है वो हम कवर करवा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ेगा इंडिया में कैलकुलस की शुरुआत करते हुए 2 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 2। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन पार्ट में हमने क्या पढ़ा था और डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन पार्ट 1 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 में जो डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन है वो देखा। डिफरेंशिएशन जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था उसके बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं और साथ ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हमने सीखा। और डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में आगे का रिमेनिंग डिफरेंशिएशन पोर्शन हमने कंप्लीट किया, जैसे हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट हमने देखा, जैसे हाउ टू डिफरेंशिएट वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल in parametric form, and also the mean value theorem, so Rolle's theorem and Lagrange's theorem. And also we have given some question to solve yourself, ताकि आपको कुछ डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर पाएँ। और आप किसी भी टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको ये मैथ्स वीडियो सीरीज पसंद आए तो इनको उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको ये फ्री कंटेंट की ज़रूरत है और जिसको इस कंटेंट की बहुत 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 ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रेट्स ऑफ क्वांटिटीज, इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद हम देखेंगे टेजेंट्स एंड नॉर्मल्स, किस तरीके से किसी कर्व में टेजेंट होती है और नॉर्मल होती है और टेजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और कैसे इसमें क्लास 11 का कोनिक सेक्शन का यूज होगा। इसके बाद हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन आप जानते हैं कि हम √4 की वैल्यू तो आसानी से निकाल पाते हैं, लेकिन अगर √4.1 आया हमारे पास तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से निकालेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। और एट लास्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 1 बाय 1 हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले होंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट्स ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट्स ऑफ क्वांटिटीज में हम जिनका देखेंगे वो है एरिया, सेकेंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बाद हम और भी कुछ ऐसे फॉर्मूलेस हैं जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
ठीक, वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि कैसे रेट्स ऑफ क्वांटिटी हम निकालेंगे और ये किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस में काम में आएंगे। तो पहले जैसे एरिया की बात करता हूँ, तो एक मैंने सर्कल लिया, आप इसे, आपको प्री नॉलेज है कि सर्कल का एरिया कितना होता है। अगर हमारे पास सर्कल है और उसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। और हम रेट ऑफ चेंज देखें, तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 पे इसका एरिया पाई r स्क्वायर है। t इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर है। और इसको कोई खींच रहा है या फिर टेम्परेचर के कारण या किसी और वजह से या तो ये इलोंगेट हो रहा है या फिर कॉम्प्रेस हो रहा है। तो हमने t इक्वल टू 1 आवर के बाद इसके एरिया को देखा, तो इसका एरिया या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियस मेंशन कर दी है r1 स्क्वायर। तो इस तरीके का जो चेंज देखा जाता है तो उसको हम लिखते हैं dA/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज सिंपली बोल देते हैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पर वेरिएबल रेडियस है, अगर रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमको मिलेगा 2 पाई r। तो यूजिंग चेन रूल 2 पाई r हो गया हमारे पास, लेकिन हम डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2r हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंशिएशन बचेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि हमको गिवन रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन होगी, एक पर्टिकुलर रेडियस गिवन होगी कि जो रेडियस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमारे पास 4 यूनिट गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमारे पास 4 यूनिट गिवन है और रेडियस है 2 यूनिट, यानी 4 यूनिट पर सेकंड से हमारे पास रेट ऑफ चेंज रेडियस का हो रहा है। 2 यूनिट रेडियस जब पहुंच जाती है तब हमको ये बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आप पुटअप करके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा आपके पास 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, it will be 16 पाई स्क्वायर यूनिट पर सेकेंड। टाइम है तो जो यूनिट होती है, जो आप फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ते हो, सेम यहाँ पर भी आपको यूनिट डायमेंशन मेंटेन रखना है। ये तो हमने एरिया की बात कर ली और किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं ये बात कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वॉल्यूम। तो हम देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड फिगर्स के होते हैं। अब यहाँ पर जो फिगर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, 1 बाय 1 हम उनको देख लेते हैं। या तो हमारे पास क्यूब हो सकता है और क्यूब का वॉल्यूम हमको पता है कितना होता है a क्यूब, और यहाँ पर सभी लेंथ ऑफ एज इक्वल होती है, यानी ऑल एज आर इक्वल इन लेंथ। और अगर बात करें क्यूबॉइड की तो वहाँ पे डिफरेंट होती है। तो अभी क्यूबॉइड को हम रहने देते हैं। अभी हम देखते हैं क्यूब का देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर। तो जैसे सिलेंडर हमने लिया, ये लिया हमने सिलेंडर, इसकी हाइट है h, रेडियस है r। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं, तो जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल आएंगे तो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू 1 वेरिएबल। कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे या फिर रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए ऐसी हमको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ पर हम या तो हाइट को रेडियस के टर्म में पुटअप करेंगे या फिर रेडियस को हाइट के टर्म में पुटअप करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि हमको यहाँ पे एक कंडीशन ये दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा और कंडीशन ये दे दी कि हाइट जो है रेडियस की डबल है। तो हमने यहाँ पे सिंपली हाइट के प्लेस पर रेडियस पुटअप की, तो ये पूरा एक्सप्रेशन रेडियस में चेंज हो गया।
अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज अगर पूछा है वॉल्यूम का, तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई और इसका होगा 3r स्क्वायर और dr बाई डी टी। सिमिलर क्वेश्चन बन गया जो हमने एरिया के लिए फाइंड किया था। और क्यूब का भी यहीं पर देख लेते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज हमसे पूछा है वॉल्यूम का, तो 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, यानी जो लेंथ इलोंगेट हो रही है यानी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है। ये हमने सिलेंडर की बात की, क्यूब की बात की, और ये बात की हमने सिलेंडर की। अब हम देखते हैं कोन। कोन देखते हैं, तो कोन में भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एक तो रेडियस होगी और एक होगी हमारे पास हाइट। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम हमको कितना मिलेगा, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से रिलेशन दिया, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियस के फॉर्म में। रेडियस के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो हम उसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और साथ यहाँ पे सरफेस एरिया की बात भी करता हूँ मैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी इसका कट सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम का सर्कल, तो इसका कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टॉप और बॉटम का अगर हम सर्कल का एरिया लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हम देखें तो रेडियस भी है, हाइट भी है और रेडियस भी है, तो हमको इस तरीके से पैरामीटर दिए होंगे कि हम इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में चेंज कर पाएंगे। ऐसे ही हम कोन का अगर देखें सरफेस एरिया, तो इसमें भी कर्व सरफेस एरिया है और बॉटम सर्कल का एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब इस एल को मैं अभी डिफाइन करता हूँ, प्लस बॉटम सर्कल का जो एरिया है। यहाँ पर एल जो होता है स्लेंट हाइट होती है, ये जो स्लेंट हाइट है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमने अभी वॉल्यूम और सरफेस एरिया देखा कोन का, और साथ ही कभी कभी डायरेक्टली आपको टोटल सरफेस एरिया के बजाय कर्व सरफेस एरिया का भी बोलता है। ये क्या है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है 2 पाई आर स्क्वायर। और एक हमारे पास फिगर कौन सा बच गया है सॉलिड फिगर में, स्फेयर। स्फेयर का हमारे पास बच गया है। तो यहाँ पर रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम हमको पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऑलवेज डिफरेंशिएशन हमको 0 मिलेगा। तो कीप इन योर माइंड कि ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर अभी हमने रेट ऑफ चेंज देखा, एरिया वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का हमने देख लिया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में हमारे पास आए हैं। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is increasing at a rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो उसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, इससे इंक्रीज हो रहा है। और दिया है फाइंड रेट एट विच इट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो इसका जो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। किसका एरिया, स्फीयर का है। व्हेन द रेडियस ऑफ स्फीयर, जब स्फीयर की रेडियस कितनी हो 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमको फाइंड करना है। रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्टली हमारे पास जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर क्यूब। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 4/3 पाई एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का होगा डिफ्रेंशिएशन dr बाई dt। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर dv बाई dt की वैल्यू है जो कि गिवन है,
इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, रेडियस की भी वैल्यू है हमारे पास, रेडियस की भी वैल्यू है, dr/dt की वैल्यू नहीं है। अब हमको जो रेट ऑफ चेंज निकालना है, सरफेस एरिया का निकालना है, तो हम सरफेस एरिया का भी पहले डिफ्रेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं। ये होता है 4πr²। तो इसका मैंने रेट ऑफ चेंज देखा t के रिस्पेक्ट में, तो वो मुझे कितना मिलेगा 8πr/dr/dt। अब देखो, आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा dv/dt डिवाइड बाय ds/dt। जो LHS पार्ट है वो LHS से डिवाइड होगा, जो RHS पार्ट है वो RHS से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है 4/3π3r² dr/dt। dr/dt दोनों में है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास सरफेस एरिया रेट ऑफ चेंज, इसमें इक्वेशन 2 में 8πr/dr/dt। यहाँ से जो डिवाइड होंगे उनको डिवाइड कर देंगे हम। तो इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, है ना। r से भी एक r डिवाइड होगा, पाई से भी एक डिवाइड होगा, 4 से भी एक डिवाइड होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन रेड्यूस होकर किस में आ जाएगा मेरे पास, रेड्यूस होके हो जाएगा 1/6 और यहाँ पर 3 भी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो रेड्यूस हो जाएगा 1/2r में हो गया। और r कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 12 सेंटीमीटर। तो जब मैं 12 सेंटीमीटर पुट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या निकल के आएगा, dv/dt इक्वल टू 6 ds/dt। अब मुझे dv/dt की वैल्यू पता है कितनी, 8 है, तो ds/dt की वैल्यू आसानी से मैं पता कर पाऊंगा। तो यहाँ से मेरे पास ds/dt जो आएगा कितना आ जाएगा 4/3, और इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर मीटर क्यूब थी, तो यहाँ पे होगी मीटर²/सेकेंड। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर आ जाएगा। वन मोर फॉर यू। तो क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको राइट कर लूंगा। तो क्वेश्चन है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल। लर्निंग नहीं आएगा, इस मतलब वो एक लेडर है, वो दीवार के अगेंस्ट लाई हुई है। तो ये हमारे पास जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ की है ये लेडर है। 5 मीटर लॉन्ग है, जो कि बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे। अब ये जो बॉटम है, तो इसको मैं ग्राउंड से, मतलब ये जो वॉल है, वॉल से 2 ले जा रहा हूं एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब ये हाइट है, ऑब्वियस है कि जब इसको मैं इधर के साइड पुल करूंगा या फिर इधर के साइड ले जाऊंगा तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो हाइट जो डिक्रीज हो रही है उसकी रेट हमको गिवन है नहीं, हमको वही बताना है कि dh/dt या फिर इसको कहें y कोऑर्डिनेट, तो dy/dt ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जो x कोऑर्डिनेट हो कितना हो, 4 मीटर हो तब। तो पहले क्या हमको गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। तो हमको ये लेडर है, इसकी लेंथ गिवन है कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि एक जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस है 5,
ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट में, तो y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर और हमको गिवन क्या है कि dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। dy बाई dt हमको फाइंड करना है। और ये जो 5 है कांस्टेंट है। लेडर जितनी लंबी है उतनी ही लंबी रहेगी एट लास्ट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और एट लास्ट जब हम लेडर दीवार से दूर जा रही है तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितना होगा। तो पहले तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं x, y और 5 में। इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि कांस्टेंट का जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमेशा हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है और कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारे पास 4 रहेगा, यानी इस एक्सप्रेशन से जब x 4 रहेगा तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने x की वैल्यू 4 पुटअप की इस एक्सप्रेशन में। यहाँ से y की वैल्यू मुझे जो मिलकर आएगी कितनी आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो y मिलेगा मुझे यहाँ से प्लस -3, बट मैं एडॉप्ट करूँगा +3 को, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। dx बाई डी टी भी है मेरे पास। अब यहाँ पे पुटअप कर दूंगा तो मेरे पास dy बाई डी टी आ जाएगा जो कि डिक्रीजिंग है। 2 प्लस x की वैल्यू है मेरे पास 4, यहाँ पे मैं 4 भी लिख देता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी टी तो 0। तो dy बाई डी टी मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इट विल बी -8/3 मीटर पर सेकंड। यानी इस रेट से जो हाइट है लेडर की वो डिक्रीज होगी इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर वो उस पर डिस्कस करके या फिर उस पर एक वीडियो बना सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में 2-4 स्पेशल टर्म है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कास्ट, जो भी कॉस्ट होती है जिससे फंक्शन है कास्ट का फंक्शन है ये सी। तो मार्जिनल कास्ट होती है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो x है ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। और ये किसका फंक्शन है, ये प्रोडक्शन की कास्ट का फंक्शन है। और x क्या है, ये प्रोडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स का। ऐसे ही हमारे पास रिवेन्यू होता है मार्जिनल रिवेन्यू। तो आपको क्या करते हैं क्वेश्चन में इसका फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे मैं इसको Rx से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर x क्या रहेगा, आपके पास क्वांटिटीज रहेगी, है ना, और Rx उनके रेट का फंक्शन है या उनकी कास्ट का फंक्शन है। और मुझे मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो मैं उसका जो यूनिट्स है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा।
तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन का होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको जो भी मार्जिनल कास्ट 8x इक्वल टू किसी भी क्वांटिटी पर पूछी होगी तो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। जैसे कि सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्शन की कास्ट का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। तो मुझे मार्जिनल कास्ट फाइंड करना है, तो मार्जिनल कास्ट मेरे पास हो जाएगी, मार्जिनल कास्ट मेरे पास हो जाएगी dc ऑफ x अपॉन dt, यानी इसका डिफरेंशिएट मुझे करना है 2x प्लस 2, और x की किस क्वांटिटी पे वैल्यू फाइंड करनी है कि जब 3 यूनिट हो प्रोडक्शन की तब मार्जिनल कास्ट कितनी होगी। तो ये dc ऑफ x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू मैं पुटअप कर दूंगा यहाँ पर 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8 यूनिट, सॉरी 8 रुपीस हो जाएगा, या फिर जो भी कास्ट होगी वो हो जाएगा 8 रुपीस। ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। देन हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, तो इसको अगर टेक्निकली या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम बात करें तो इसको, जैसे कोई सा फंक्शन है मेरे पास, तो फंक्शन का मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन करूंगा, और डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 अगर आता है, अगर उसका डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है, फर्स्ट केस, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट केस। तो इस केस में मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। उस केस में मेरे पास जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। केस 2, अगर कोई सा फंक्शन है मेरे पास और उसका मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो लेस देन 0 आएगा या आता है। कोई सा भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद लेस देन 0 आता है तो वो फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब देखो, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो देख लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछा जाता है, तो ऑलरेडी हमको बोल देते हैं कि ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। अब आपको क्या बताना है, तो आपको यहाँ पर बतानी है एक्स की वैल्यू, कि एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो सेम कॉन्सेप्ट रिवर्स प्रोसेस हम अडोप्ट करेंगे। सबसे पहले इंक्रीजिंग पूछा है तो उसके डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 इस इनइक्वलिटी के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी तो उस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और ऐसे ही सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये इनइक्वलिटी को हम पुटअप करेंगे, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन, उस इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन जो होगा डिक्रीजिंग होगा। अब इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो कि हमने क्लास 11th की इनइक्वलिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास तो यहाँ पे मैं एक मेथड आपको बता देता हूँ, वेवी कर्व मेथड। तो मेरे पास कोई सा अगर एक फैक्टर होता है, इनइक्वलिटी में एक फैक्टर होता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको 0 के इक्वल रखूंगा। 0 के इक्वल रखने पर 0 इक्वल रख दिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी, तो x की वैल्यू मिलेगी -3। तो अगर मेरे पास फैक्टर यहाँ पर क्या है, ओड है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 1 है। 1 क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो इसके ग्राफ को मैं कहाँ से कहाँ तक ले जाऊंगा,
इसके ग्राफ को मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो ये पोर्शन जो देगा -3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी, -3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी उसके लिए पॉजिटिव होगा, और -3 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होगी, -3 से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी, जैसे सपोज -4 ले लेता हूँ, -4 पर यहाँ पर रख के देखा, -4 + 3 > 0। तो इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और मैं पॉजिटिव रख कर देखता हूँ, यहाँ -3 से बड़ी वैल्यू रख कर देखता हूँ, 0 रख कर देखता हूँ। तो 0 + 3 मिली, ये 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर मुझे ये जो वेवी कर्व होगा ये बताएगा कि किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है और किस इंटरवल के लिए नेगेटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे >0 था, तो यहाँ पर हम -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास x जो बिलोंग करेगा किसको करेगा, -3 और अबव वैल्यूज को। देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन बताया है, ये जहाँ पर इसका मुंह खुला है तो उस तरफ ग्रेटर होता है वो, और बाकी जहाँ पर मुंह बंद है उस तरफ << होता है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, -3 से ∞ को। सेकंड केस बताता हूँ, जब मेरे पास दो फैक्टर होंगे, x + 2 एंड x + 1, और यहाँ पर मेरे पास >0 का साइन है। तो सेम मैं क्रिटिकल पॉइंट लूंगा, यानी इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखूंगा। 0 के इक्वल रखने के बाद मेरे पास जो वैल्यूज आती है, तो वैल्यूज देखता हूं मैं। तो मेरे पास सबसे मतलब इसको एक नंबर लाइन पर जिस वे में अरेंज करते हैं उसी वे में अपने को अरेंज करना है। तो -2 मिला है और -1 मिला है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, मेरे पास 2 है, जो कि इवन है। इवन जब भी आएगा तो हम ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे तो हम ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब मैं जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, किस पर पहुंच गया, x = -2 पर। अब इसकी पावर देखूंगा, इसकी पावर अगर ओड होती है तो साइन चेंज होगा। तो ये जैसे यहाँ पर ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ। अब -2 पर पावर 1 थी, ओड था, इसलिए साइन चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर गया -1 पे, अब इस फैक्टर को देखा तो इसकी भी पावर ओड है, यानी यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर मुझे किसके लिए इंटरवल चाहिए, >0 के लिए इंटरवल चाहिए, >0 के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि x किसको बिलोंग करेगा, तो x -∞ से -2 को बिलोंग करेगा, यूनियन, यानी एक और इंटरवल है हमारे पास -1 से ∞। तो इस तरीके से मेरे पास अगर कोई फंक्शन है और उसके दो फैक्टर रहते हैं, इंक्रीजिंग है वो, तो उसके लिए x का इंटरवल इस तरीके से आएंगे। और कुछ एग्जांपल्स बताता हूं क्योंकि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम 3 फैक्टर ले लेते हैं, x + 1, x + 2, x - 2। अब मैं <<0 का लेता हूँ, <<0 का लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब इन फैक्टर्स को मैं राइट डाउन करूंगा, इन फैक्टर्स को राइट डाउन करूंगा तो मेरे पास इसको इंक्रीजिंग मतलब नंबर लाइन पर जिस वे में होते हैं उसी वे में। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर जो होगा x = -2 होगा, फिर उसके बाद जो होगा -1 होगा, उसके बाद जो होगा 2 होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर ओड हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ओड है तो हम ऊपर से ड्रॉ करेंगे, सॉरी वो ओड है तो हम नेगेटिव साइड से ड्रॉ करेंगे, ओड है तो हम नेगेटिव साइड से ड्रॉ करेंगे, यानी डाउन साइड से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर इवन है, नंबर ऑफ फैक्टर इवन है, यहां से ये ले लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर अगर ओड हैं तो हम जो ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, ग्राफ को स्टार्ट करेंगे नेगेटिव साइड से करेंगे, और अगर ओड है तो हम पॉजिटिव साइड से करेंगे, यानी अपवर्ड साइड से स्टार्ट। तो ये मैं ओड है तो ये मैं डाउनवर्ड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। -2 पर आया, इसकी पावर देखी मैंने, इसकी पावर मुझे मिली है ओड,
तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। अब -1 पर आया मैं, इसकी पावर ओड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। 2 पर आया तो इसकी पावर ओड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। अब ये पॉजिटिव होंगे ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन जो होंगे नेगेटिव होंगे। अब मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट जिनकी वैल्यू आएगी तो उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा इन्फिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा यूनियन, और नेगेटिव वाला इंटरवल हमारे पास कौन सा है -1 से 2, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पहले सीखी कि नंबर ऑफ फैक्टर जैसे होंगे उस तरीके से हमको इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। और सेकंड चीज़ ये कि पावर, जैसे हम कर्व को ले जाएंगे तो उस फैक्टर की पावर देखना है। उस फैक्टर की पावर अगर इवन है तो कर्व का शेप चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। और अगर ओड है तो ओड का तो हम देख ही रहे हैं, चेंज होगा, कर्व का शेप चेंज होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। x + 2 स्क्वायर x - 3 x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ली, और यहाँ पे एक मैं कर्व लेता हूँ और यहाँ पे सीरियल वाइज हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे -2, यहाँ पर ये -2, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा -1 और ये 3, आप सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 4 है, यहाँ पे ये पावर 2 है, यानी 2 फैक्टर, ये 3 4 फैक्टर हैं। और इवन है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर आए -2 पर आए। अब इस फैक्टर की जो पावर है वो इवन है, यानी ये कर्व नीचे न जाते हुए वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब -1 पर आया तो अब इसकी पावर देखेंगे, इसकी ओड है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। 3 पर आए तो इसकी पावर ओड है, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव सिर्फ किस इंटरवल के लिए है, -1 से 3 के लिए है। तो ये पॉजिटिव वाले इंटरवल में लिख दूंगा। तो इसको राइट डाउन करने के लिए मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी -2 इंक्लूड होगा, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, -∞ टू -1। हम -1 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है। यूनियन 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। अगर डिवाइड में भी कोई पोर्शन आता है और इक्वल टू साइन है, जैसे मैं इसको यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये पूरा फैक्टर x + 1 का पूरा फैक्टर डिनोमिनेटर है। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम जानते हैं कि कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, यानी x के नेवर भी इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ये जो हमने इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन हम हटा देंगे, ये बिग ब्रैकेट हटा देंगे और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे, और यहाँ पे ये यूनियन एज इट इज, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ बातें तो हो गई है। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की रेंज निकालना सीख लिया है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिस लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक लास्ट में एक फाइनल क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ सबसे पहले, ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और यहाँ पर मैं फैक्टर्स लेता हूँ, तो x + 1, x + 5,
डिनोमिनेटर में मैंने लिया x माइनस 3, यहाँ पे x प्लस 5 का स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पर भी मैंने लिया है x माइनस 1, और ये है मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालूंगा, यहाँ पर जो फैक्टर है उनको 0 के इक्वल रखूंगा, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो -1 मिलेगा, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखूंगा तो -5 मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से आए हैं। -1 आया है, -5 आया है, 1 आया है, और इसको 0 के इक्वल रखूंगा x माइनस 3 को, तो 3 आया है। अब इसको मुझे नंबर लाइन पर जैसे अरेंज होते हैं वैसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है -5, उसके बाद आता है -1, फिर उसके बाद आता है 1, फिर उसके बाद आता है 3। अब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखूंगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देखोगे तो देखो 1 और 2 फैक्टर है, पावर 2 लगी यानी 2 फैक्टर है, तो 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 5। 5 आपको पता है ओड नंबर है, यानी ग्राफ जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। नेगेटिव डायरेक्शन से मैंने स्टार्ट किया, नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट कर दिया, -5 पर आकर रुका। इसकी पावर चेक करूंगा, तो इसकी पावर है इवन नंबर। क्या चेक की मैंने, पावर चेक की। पावर है मेरे पास इवन नंबर, इवन नंबर है, तो ये जो कर्व है, कर्व का साइन चेंज नहीं होगा, कर्व साइन नॉट चेंज नहीं होगा। अगर ओड होता तो चेंज हो जाता। हाँ, तो यानी -5 से वापस इसको कहाँ पर ले जाऊंगा, -1 पे। अब -x प्लस 1, इसकी पावर देखिए 1 है, यानी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। 1 पर गया, इसकी भी पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। कहाँ पर गया, 3 पर गया, इसकी पावर 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे पहले पॉजिटिव अप साइड लिख लूंगा और डाउनवर्ड साइड नेगेटिव लिख लूंगा, है ना। और इसका मतलब है ये जो है ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो इसके लिए आप इंटरवल आप बताओगे, तो इंटरवल इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू किसके लिए बताना है, पॉजिटिव के लिए बताना है। तो ये -1 से 1 होगा, -1 से 1 को इंक्लूड कर सकते हैं दोनों न्यूमिनेटर में 0 आता है तो चलता है। तो -1 से 1 यूनियन, फिर हम देखेंगे 3 पे, तो 3 है डिनोमिनेटर में, इक्वल टू का साइन है, लेकिन फिर भी हम 3 नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वल टू के 0 कभी नहीं हो सकता है। और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास x की जो इंटरवल आया है -1 to 1 बिग ब्रैकेट यूनियन 3 to इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो देखेंगे तो इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। इसके एप्लीकेशंस कैसे देखेंगे, क्योंकि ये तो अभी तक फैक्टर्स और उनका हुआ है। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में कोई सा हमारे पास फंक्शन रहता है, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, इनका हम अगर देख लेते हैं वेरिएशन, तो इनके अपोजिट जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, जैसे tan का कोट होता है, sin का कोसेक होता है, cos का सेक होता है, तो ये करने में हमको आसानी से मदद मिल जाएगी। तो इसको मैं कर्व की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक कर्व लेते हैं हम, तो ये मैं पहले tan का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो tan में जो होगा हमारे पास, tan 0 पे वैल्यू 0 होती है, और π/2 पर वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, और -π/2 पे -इन्फिनिटी होती है। तो इसका कर्व जो आएगा इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 0 to π/2 में क्या होता है, इंक्रीज होता है,
इंक्रीज होता है, और -π/2 से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 0 से π/2 पर, 0 से π/2 में जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है। -π/2 से 0 में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम किससे बोल पाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके बोल पाएंगे। कि जैसे मेरे पास कोई सा फंक्शन आया तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। जैसे मेरे पास फंक्शन है y = tan थीटा, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा। अब यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देन मुझे ये चेक करना पड़ेगा ये sec² थीटा जो भी हमारे पास एंगल दिया है उस रेंज में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे -π/2 से 0 में ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है 10, तो ये नेगेटिव है। ये तो ग्राफ से देखकर हमको बताया। आप यहाँ पर विजुलाइज करते हैं कि x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2 को बिलोंग कर रहा है। x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2 को। इसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू देखने के लिए मैंने इसको कोस में चेंज कर लिया। अब देखो, अब कोस का भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कोस का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो चालू होता है 0 पर वैल्यू देता है 1, 0 पर वैल्यू कितनी देता है, 1 देता है। कोस 0 पर वैल्यू कितनी देता है, 0 पर वैल्यू देता है 1, π/2 पर देता है 0, पाई पर देता है -1, और 3π/2 पर देता है 0, और फिर वापस से 2π पर वैल्यू देता है 1। वैल्यू देता है 1। तो ये आप देखोगे 0 से π/2 पर ये क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो sec² थीटा भी पॉजिटिव होगा, sec² थीटा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से मैं ये जो π/2 है इस टर्म को हटा देता हूँ, नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा, क्योंकि sec² थीटा π/2 पर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये पॉजिटिव है, यानी y' > 0 है किस इंटरवल में, 0 to π/2 में। तो ये 10x क्या होगा, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो हमने जो ग्राफ देखा 10 का देखा, ये ग्राफ था कोस का। अब मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइन के ग्राफ की, तो आप आसानी से उसको भी समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ये x एक्सिस और एक मैं ले लेता हूँ y एक्सिस। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 0 पर 0 वैल्यू होती है साइन की, π/2 पे 1 होती है, फिर 5 पे 0 हो जाती है ना। तो ये 0, पाई, 2π, ये हमारे पास होगी 3π/2, यहाँ पर वैल्यू है π/2। तो यहाँ पर वैल्यू देता है 1 और यहाँ पर वैल्यू होती है -1। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर कोई आपसे बोले कि साइन π/2 से पाई में, π/2 से पाई में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ऑब्वियस इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम स्लोप नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। वैल्यू के बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। और इसके अलावा मैं आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल का देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल, जैसे यहाँ पे आप 0 रखो तो e⁻0 आपको 1 मिलेगा, नेगेटिव रखो तो 1/e हो जाएगा। अगर इसकी पावर जैसे यहाँ पर है -2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a²। लेकिन ये कैन नेवर बी 0, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है। और 0 पर ये वैल्यू कितनी देगा हमको, 0 पर वैल्यू देगा 1। तो ये एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ लॉग की, जो कि आपको काम में आएगी। लॉग की इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जैसे लॉग है मेरे पास, तो यहाँ पे जो x है तो ये x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 क्यों होगा,
क्योंकि ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। आप लेस देन 1 हम चालू करेंगे, जैसे x की वैल्यू लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी तो ये हमको नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा लॉग। जैसे कि मैं आपको ग्राफ में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब ये फ्री हैंड से ग्राफ बना है इसलिए हो सकता है कि ये देखो, ये 1 पे वैल्यू मुझे 0 दी लॉग ने, फिर ये नेगेटिव वैल्यू पे चले गया, नेगेटिव वैल्यू पे सिर्फ कहाँ तक रहेगा, 0 तक। और ये देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा इस तरीके से वैल्यू फॉलो करेगा लॉग में। अगर कोई सा है तो अगर ग्रेटर देन 1 देखें तो लॉग हमेशा इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 देखें तो ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा log x। और इसके अलावा एक कुछ इंफॉर्मेशन और कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा आपके पास, और मोड का कोई भी फंक्शन है तो वो भी आपके पास पॉजिटिव होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आई हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। और अगर इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट पे मैसेज कर सकते हैं। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टेंजेंट और स्लोप। मैं इसका इंट्रोडक्शन देकर आपको छोड़ रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो टॉपिक बचे हुए हैं वो टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखें, किसी कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा और अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं टेंजेंट और नॉर्मल आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस। मेरे पास यहाँ पे कोई सा ग्राफ है, तो इस पर किसी पॉइंट पर कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, तो उसको मैं टेंजेंट कहूंगा। और यहाँ पर कोई सी लाइन है जो टेंजेंट के नॉर्मल है, तो वो होगी नॉर्मल लाइन। मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, मेरे पास नॉर्मल है जो टेंजेंट के नॉर्मल है, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट का जो मीनिंग होता है, टेंजेंट क्या बताता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, तो हम पहले तो स्लोप फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है, किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो मुझे m1 पता है, m1 कितना है, dy/dx। तो m2 कैसे निकलेगा, मैं -1 को डिवाइड किससे करूंगा, इसके स्लोप से। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं और -1 लगा दूं। जैसे फॉर यू कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं रैंडम कि इसका स्लोप है 3, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, आप यहीं से बता सकते हो। इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दो, तो ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/3। तो आपने स्लोप निकालना सीख लिया है। और dy/dx तो पहले ही सीखा था, डिफरेंशिएशन किसी इम्प्लिसिट फॉर्म का या फिर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकालना सीख गए थे। तो वो जो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो टेंजेंट का स्लोप होगा, और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसके रेसिप्रोकल में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, तो इक्वेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो y - y1, यहाँ पर हमारे पास स्लोप आएगा और यहाँ पर x - x1। तो आपको किसी एक पॉइंट x1 y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और उसका स्लोप भी आपको नोन है ना, ये m, इसको m से भी डिनोट कर सकते हैं स्लोप को। तो उसकी लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है y² = 4x, और इसकी टेंजेंट का मुझे स्लोप चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए,
तो मुझे चाहिए 1,2 पर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका स्लोप निकालूंगा। तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 4a। 4a हो गया। तो यहाँ से मुझे स्लोप क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स 2a अपॉन y की वैल्यू मैं 2 पुट अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्लोप कितना मिल जाएगा, a। तो यहाँ पर इक्वेशन होगी, किसकी इक्वेशन होगी, ये स्लोप है टेजेंट का, तो स्लोप की इक्वेशन होगी y माइनस y1। y1 क्या है मेरे पास, 2 है। स्लोप कितना है, a है। और ये x1 कितना है मेरे पास, 1 है, तो x माइनस 1। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ किसकी, टेजेंट की। इसको रीअरेंज करके हम x माइनस y इक्वल टू a माइनस 2 रीअरेंज करके लिख दिया। तो ये टेजेंट की मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी कुछ मुझे ज़्यादा नहीं करना है। मुझे सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर जो स्लोप आया था, कितना आया था स्लोप टेजेंट का, ये आया था। तो इसके स्लोप का मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, और उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया है। उसी पॉइंट पर मुझे अगर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो मेरे पास पॉइंट भी है 1,2 मैं लिख सकता हूँ। और ये सेम कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए भी रहेगा और पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए भी रहेगा। तो पैरेलल लाइन के लिए जो स्लोप होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो स्लोप होता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ये किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए होता है। तो यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करूँगा, और साथ ही हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा मिनिमा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, और हम आखिरी दिन तक आपकी जीत की तैयारी के आखिरी दिन तक आपका साथ देंगे। तो हम यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और आने वाला दिन आपके लिए शुभ हो। और इस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो आप बड़ी सावधानी के साथ रहिएगा, मास्क पहनिएगा, दूरी बनाए रखिएगा, और जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन है तो उसको फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो इसका मैथ्स वीडियो सीरीज का चौथा लेक्चर होगा वो कैलकुलस पार्ट 4 होगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें हम वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।